Dear students, welcome back. UP Public Service Commission GDC graduate डिग्री कोर्स यस यूपीपीएससी जीडीसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम ले रही है, मुझे बताया गया है मेरे स्टूडेंट के द्वारा जिन्होंने ये पेपर भी दिया है, वैशाली वैशाली आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये कहा है कि सर प्लीज इसको 19 अप्रैल के पहले बना दीजिए क्योंकि 19 अप्रैल को ये एग्जाम है, कई इसमें वैकेंसी है। तो चलिए वैशाली, आपके लिए और मेरे उन सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए जो कल एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन ये पेपर इतना खूबसूरत है कि ये सभी एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। 2020 की पेपर है, ऑफ कोर्स पुरानी, लेकिन शायद यही वैशाली के पास होगा, पॉलिटिकल साइंस। तो चलो शुरुआत करते हैं, एनालिसिस एक्सप्लेनेशन विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैंने पक पक किया है, लिखा नहीं है, गौर से सुनना। चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यदि आप यूजीसी नेट के जून 2026 साइकिल का फॉर्म भरना चाहते हो, या कोई भी एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेट इस टाइप की आप दे रहे हो, पीएचडी एंट्रेंस की, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो अभी चल रही है। दो सब्जेक्ट पे, एक पॉलिटिकल साइंस पे और आईआर की अलग चल रही है जो फर्स्ट टाइम चल रही है। आप दोनों में अलग अलग ज्वाइन कर सकते हो या दोनों ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होता होगा, सर ये तो पहले से चल रही है, तो मैं तो बाद में ज्वाइन करूंगा, ये करूंगी तो मैं लूज करूंगी वो जो मॉक हो गए। नो, यू आर लूजिंग नथिंग। क्यों? क्योंकि पुराने जितने मॉक है वो आपको लाइव मिलते हैं, और फायदा आपको ये होता है कि आप सैकड़ों स्टूडेंट के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलता है, और सारे जो लेक्चर हैं, जो मिनी लेक्चर हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो रिकॉर्डेड है, वो भी आपको मिलता है। कुछ भी लूज नहीं करते हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी ज्वाइन करो उतना ज्यादा फायदा होगा। और ये पेपर वन भी कवर करता है, ध्यान रखना यदि आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हो तो paulsciencehelp@poulsciencehelp.in इस पे मेल भेजो अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर के साथ में। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू यदि साउ दे रहे हैं, तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया की या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं, एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं, अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ओवरऑल जो एक पेपर है उसकी एक बानगी या एक झलक जो है बिफोर वी स्टार्ट मैं देता हूं। तो यहाँ भी ये पेपर ऑफ कोर्स बहुत पुराना है, 5 साल 6 साल पुराना हो गया है। अ, ये एक स्टैंडर्ड पेपर है जिसको आप कह सकते हैं कि ठीक है, ना कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ना कोई बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर सेट में होने चाहिए उस टाइप के हैं, आरपीएससी जैसी क्वेश्चन या जेएनके जैसी क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसमें अर्बिट हैं जिसको कि आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। और कुछ क्वेश्चन काफी काफी आसान भी हैं, जिसको लड्डू क्वेश्चन कहते हैं। बीच बीच वाले क्वेश्चन ज्यादा है। अच्छा पेपर, बहुत सारे नॉलेज मिल सकते हैं आपको आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री, दिस स्टेटमेंट ऑफ जेरेमी बेंथम कैन बी नोट। आप 3 बार पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये क्या है, ये कहता है कि पुष्पिन जो है, आप तो जानते नहीं होंगे, इंडिया में उस टाइप की चौसर और उस टाइप की गेम जैसे होते हैं, जिसको बहुत अच्छा गेम नहीं माना जाता, मतलब। एंड पोइट्री बहुत अच्छी चीज है कि आप कविता लिखें और उससे प्लेजर प्राप्त करें। मतलब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि चाहे पुष्पिन खेल करके आपको खुशी मिले, चाहे पोइट्री करके, खुशी खुशी होती है। उसकी क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से नहीं। तो ये मतलब प्लेजर शुड बी मेजर्ड इन क्वांटिटी एलोन, क्वालिटी नहीं। और इसी बात को जो है जेएस मिल काटते हैं। उनका कहना है नहीं, पोइट्री करके जो खुशी मिलती है वो हायर लेवल प्लेजर है जो पुष्पिन खेल के मिलेगी। इसीलिए को जो 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 हैप्पीनेस है या जो प्लेजर है, केवल उसकी क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी मैटर करती है। जैसे ही आप क्वालिटी को लेके आते हो तो पूरा जो क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म है, जो कि केवल क्वांटिटी पे बेस्ड है, कि मतलब किसी भी तरह की खुशी जो है वो बराबर है, चाहे वो पुष्पिन खेल के हो चाहे पोइट्री करके हो, वो ध्वस्त हो जाता है। तो एक तरीके से जेएस मिल क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म को खत्म कर देते हैं।
देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं डेमोक्रेसी में जो थोड़े सिटीजन को पार्टिसिपेट करवाते हैं डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसी लगती है। स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि ऐसे कई जो है डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। उसमें से दो यहाँ पे हैं, जैसे रेफरेंडम इनिशिएटिव। रेफरेंडम मतलब किसी भी विषय पे आपसे पूछा जाए कि जैसे अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल को फिर से लाया गया प्रीपोन करने के लिए, तो आपसे यदि पहले पूछा जाता कि क्या इसको लाया जाना चाहिए, नहीं, इसको रेफरेंडम कहते हैं। इनिशिएटिव, यदि मान लीजिए कि हम 1 करोड़ जनता जो है एक पिटिशन देते गवर्नमेंट को कि ये बिल को लाओ, तो गवर्नमेंट लाती, तो इसको इनिशिएटिव कहते हैं। इसके अलावा और कई डिवाइसेस हैं वहां पे जो यूज किए जाते हैं। एक जिसमें जिसको लैंड जर्मेंट बोलते हैं, ऑफ कोर्स स्विस वर्ड है, तो उसका मतलब होता है कि एक टाउन हॉल जैसे में पूछा जाता है आपसे कि ये होना चाहिए, वुमेन्स बिल लाना चाहिए, और आप हाथ उठाकर तो यस या नो, उस टाइप की भी वहाँ फीचर्स हैं। स्विट्जरलैंड रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव इसमें से आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे देखो कि इंडिया में जो है आर्टिकल 21 आपको पता है, उसमें ये लिखी हुई है कि आ, मतलब कोई भी आपकी जान को कोई नहीं ले सकता है, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं ही, आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, एक्सेप्ट अनलेस एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। फांसी दी जा सकती है इंडिया में। सो यस, ये हम लोगों ने जापान से लिया है, सही है। यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, स्टेट के भी आप सिटीजन होते हैं और फेडरल के भी। ऑस्ट्रेलिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल कंट्री है जैसे इंडिया है, तो ये गलत है और यही पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। ये बड़ा मजेदार है कि स्विट्जरलैंड में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें जो है 7 लोग होते हैं, 7 लोग, और वो मिल करके जो है सरकार एक तरह से चलाते हैं, और बारी बारी से एक एक साल के लिए उसमें से एक जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, रोटेशनल बेसिस पे। तो इसको जो है आप समझ सकते हो, पूरा एग्जीक्यूटिव एक नहीं है एग्जीक्यूटिव हेड, बल्कि लोग मिल करके वहां की सरकार का एग्जीक्यूटिव है। 4 नंबर देखो, अंडर आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ये सही तो नहीं है, ये कहना पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन चलो ये कहना ये चाहते हैं कि आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा यदि स्पेशल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास कर दे टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, और लोकसभा उसको जो है मान ले, तो एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो जाती है। मतलब राज्यसभा के बिना इनिशिएशन के नहीं हो सकती है। तो चलो इसको ठीक मान लेते हैं, थोड़ी उन्होंने गड़बड़ लिखी है। द राज्यसभा इज बेटर प्लेस टू डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट। ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है। ऐसा थोड़ी है कि राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा डिफाइन कर सकती है और लोकसभा कम, इसलिए ये गलत है। और जैसे आप देखिए, इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। द मोमेंट रीजन आर गलत हो गया, ये सही होना ही होना है, बिकॉज दोनों गलत का कोई ऑप्शन इसमें नहीं होता है एजर्सन रीजन में। इसके अलावा जैसे ही आर या ए में से कोई एक गलत हो गया, ये दोनों खत्म हो जाते हैं, केवल सी और डी हो सकता है, जिसमें से आर गलत होने वाली जो है वो सी होती है। विच ऑफ दीज ऑक्युपाई द लोएस्ट लेवल इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड? तो मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड तो कितनी जगह हम लोगों ने पढ़ाई की है। लोएस्ट लेवल पे फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, जो शारीरिक नीड होती है, और हाईएस्ट लेवल पे जो है ये नीड होती है, यहाँ पे है कुछ, यहाँ नहीं है, ये होती है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की नीड। मतलब हम क्या हैं, क्यों आए हैं। यदि सारी नीड आपकी पूरी हो जाए तो आप बिल गेट्स जैसे हो जाते हो, या आप जैसे जो नारायण मूर्ति है इंडिया में वैसे हो जाते हो कि व्हाई आई हैव कम ऑन अर्थ, क्यों। तो उस तरह की जो आपको नीड होती है, मेंटल नीड ऑफ सेटिस्फाइसिंग योर ओन पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। और बीच में जो है बाकी सिक्योरिटी नीड, लव, बिलोंगिंगनेस, ईगो नीड एंड ऑल, ये सब जो है। सो फिजियोलॉजिकल नीड, इनकी जो बुक है मैस्लो की नीड थ्योरी की, उसको देख लेना, theory of human need and like that. The autonomous district council under 6th schedule of the Indian constitution not found in which of the following state in northeast India? इसको मतलब बनाने के लिए आपको 4 जो नॉर्थ ईस्ट के जो 6 शेड्यूल स्टेट है उनका नाम जानना चाहिए। उसमें से असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और चौथे जो है वो है मिजोरम।
और यहाँ पे मिजोरम नहीं दे करके नागालैंड दे दिया गया है, जो गलत है। नागालैंड 100% ट्राइबल स्टेट है, तो जो 100% ट्राइबल स्टेट है उसमें ना तो सिक्स शेड्यूल की जरूरत है और ना ही को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि एक ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जहाँ की ट्राइबल को स्पेशल अधिकार मिलते हैं अपने को सेल्फ गवर्न करने का। उसकी जरूरत ही नहीं है नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह जो है वो ट्राइबल स्टेट है, तो वहां पे तो पूरे ट्राइबल का ही रूल है। लुसियन पाइज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक दे आर। लुसियन पाई जो कि बहुत बड़े थिंकर थे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के, अमेरिका के। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने कल्चर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जोड़ा था, जो कि बहुत जरूरी भी है, कल्चर का डेवलपमेंट से बहुत नाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो तीन कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलपिंग कंट्री में हो जाते हैं तो वो डेवलप कर पाते हैं, वो ये है इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। मतलब कि समाज जो है वो स्टेटस कंसर्न ना होके, ऊंच नीच छुआछूत ना होके इक्वलिटी बेस्ड हो, सभी बराबर रियली, केवल कानून में लिखने से नहीं। कैपेसिटी मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उनकी कैपेसिटी इतनी हो कि वो जनता के एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए। और डिफरेंशिएशन का मतलब कि स्पेशलाइज हो जाए इंस्टीट्यूशन, ये नहीं कि एक ही इंस्टीट्यूशन हर तरह का काम कर रहा है। इन तीनों को उन्होंने जो है डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा था। सिंड्रोम तो एक निगेटिव कनोटेशन होता है, इसका मतलब है कि ये तीनों होने पे बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, समाज में काफी टेंशन भी होती है, इसलिए डेवलपमेंटल सिंड्रोम। लुसिन पाई। The distinction between legal and political sovereign was emphasized by। पहले ये समझिए कि लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेन होता क्या है। इंडिया में यदि आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो लीगल सॉवरेन है। लीगल सॉवरेन वो है जिसको कि कोर्ट जो है सॉवरेन मानता है, मतलब कोर्ट वहीं से अपनी सारी इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करता है कि वो जो कहता है वही सही है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन। पॉलिटिकल सॉवरेन इंडिया में पीपल है, जो अल्टीमेट सॉवरेन है। और जो लीगल सॉवरेन होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो पॉलिटिकल सॉवरेन को सर्व करते हैं। यही दोनों में नाता है। यदि आप यूके में देखें तो जो लीगल सॉवरेन है वो वहां की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, उससे ऊपर कोई नहीं है। और जो पॉलिटिकल सॉवरेन है वो पीपल है। तो यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा डिवीजन फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो ये इसको एवी डाइसी ने किया था। एवी डाइसी जो हैं वो जाने जाते हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। उनकी जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे देना चाहता था लेकिन यहाँ पे नहीं दे पाया हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जॉन ऑस्टिन दिखते हैं जो कि लीगल पॉजिटिविस्ट हैं, जिन्होंने सॉवरेन की एक अलग तरह की परिभाषा दी है, जो कि मोनिज्म और लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के लिए जाने जाते हैं। लास्की जो है प्लूरलिस्ट है, वो उल्टा है ऑस्टिन के, जो कि ये मानते हैं कि पावर एक स्टेट में बहुत कम्युनिटीज और ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, ना कि केवल एक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये क्वेश्चन टफ है, डिफिकल्ट है। आर्टिकल 13 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, ये बात करता है कि कोडिफिकेशन जो है वो की जाएगी, कोडिफिकेशन के लिए व्यवस्था होगी एंड ऑल कोडिफाइड लॉ। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ कमीशन, जैसे इंडिया में लॉ कमीशन है, उसका काम ही है कोडिफाई करना। तो ये दोनों जो है इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई, कोडिफाई करने का क्या मतलब, अरेंज करना, उसको स्टैंडर्डाइज बनाना, हार्मोनाइज करना, जिससे कि आप उसको इजिली जो है उसको समझ पाओ और यूज कर पाए। कोई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक बुक पे है, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा है, हु इज द ऑथर। स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में, मेमोरी से बोल रहा हूँ, ये मॉन्टेस्क ने लिखा ये थे, तो फ्रेंच। और इन्होंने जो उस बुक में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीसिस दिया था, वो मॉडर्न डेमोक्रेसी का क्रक्स बन जाता है। उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेट के तीन आर्म होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और तीनों में जो है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक दूसरे के पावर को चेक और बैलेंस करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस पे बेस्ड है। 11 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो और सबसे जो ओल्डेस्ट होगी कौन होगी, जब जब देवी देवता की हम बात करते थे, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, इंडिया में याद करो जो मनु स्मृति है उस टाइप की,
जो थ्योरी है वो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी है। द वर्ल्ड में हम देखें तो जो सबसे पुरानी थ्योरी जो है वो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी है, जिसमें डिवाइन राइट थ्योरी भी कहते हैं, जहाँ के राजा को जो है देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, देवता कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रॉबर्ट फिल्मर जैसे जो थिंकर थे वो। यहाँ देखो पैट्रियार्कल थ्योरी है, मतलब ये माना जाता है कि जो शुरुआत में जो पैट्रियार्कल फैमिली होती है वो थी, कई फैमिली मिलके कुल बनाते हैं, कुल मिल करके बहुत सारे जना बनाते हैं, जन मिलके जनपद बनाते हैं और राज्य होता है। मतलब पैट्रियार्कल थ्योरी एक पैट्रियार्कल फैमिली से निकली हुई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम लोग सब जानते हैं, हॉब्स लॉक रूसो से शुरू होती है, जहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, सिविल सोसाइटी, कॉमनवेल्थ एंड स्टेट बनाने का। फोर्स थ्योरी मतलब तलवार के बल बल पे जो जो जिसमें ताकत थी, उन्होंने जो है बहुत सारे एरिया को एक्वायर करके उसको रूल किया और उससे स्टेट का उदय हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर 2019? ये उस समय में करंट इवेंट होगा 2020, अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां आपको पता है कि अगस्त में क्या हुआ था, 5 अगस्त को स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट खत्म कर दिया गया था, जो आर्टिकल 370 में था उसको एनल कर दिया गया था। लेकिन कैसे एनल किया गया था बहुत मजेदार है, वो यहाँ थर्ड में देखो, यहाँ लिखा गया है 370 कंक्लूड्स एज ए टेक्स्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंक्लूड्स का मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो अब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नया कॉपी यदि आप देखोगे तो उसमें आपको आर्टिकल 370 दिखेगा, लेकिन उसकी जो जान है वो निकाल दी गई है और बिना जान के उसको छोड़ दिया गया है। उस आर्टिकल में ही एक प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट चाहे तो इस आर्टिकल के प्रोविजन को लागू होने से रोक सकते हैं। उसी पावर को यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने उसको एनल कर दिया, मतलब उसकी जो प्रोविजन थी उसका इम्प्लीमेंटेशन खत्म कर दिया, लेकिन वो आर्टिकल को छोड़ दिया। इसलिए ये तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 एक था, जिसमें ये थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। उसी से आर्टिकल 35 भी निकलता था, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो वहां पे रोकता था वहां जमीन खरीदने से किसी भी बाहरी जम्मू कश्मीर के बाहर के जो इंडियन सिटीजन है। तो ये दोनों तो खत सही है, लेकिन 1 और 2, लेकिन 3 आप समझ सकते हो कि सही नहीं है। इंटरेस्टिंग। यूटोपियन सोशलिस्ट की जो मीनिंग है, जो आपको पता है, यूटोपिया का मतलब होता है अच्छी बात लेकिन जो हो नहीं सकती है, जो आप सपना देखते हो। तो ऐसे सोशलिस्ट जो कि सपने दिखाने वाली बात करते हैं, सब अमन चैन से रहेंगे, कोई भी स्टेट की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, सब मिल करके आपस में गुड्स एंड सर्विसेज शेयर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लाइक दैट। सो जिसकी जो आइडियाज हैं अनप्रैक्टिकल हैं सोशलिज्म के। ऐसे जो थिंकर हैं सैंट सिमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन, प्रोपोटोकिन, प्राउधन, ये सबको सब थिंकर जो है वो मुंजर, ये सब याद करते हैं उनके जो थेसिस हैं उसको भी, जैसे रॉबर्ट ओवन की न्यू हार्मनी जो उन्होंने बनाया था अमेरिका में, जानना चाहिए। जॉन लॉक डिस्कसेस 3 नेचुरल राइट। अब ये सब लड्डू क्वेश्चन मैंने कहा ना, कुछ इसमें है। वी ऑल नो कि जो 3 नेचुरल राइट की वो बात करते हैं वो है राइट, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये तीनों तो है, लेकिन इक्वलिटी की वो बात नहीं करते हैं कि राइट टू इक्वलिटी ऐसा कुछ है भी नहीं। इन यूएस पावर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट लाइज विथ whom among us the following? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजिंग भी है। कई बार आप यदि इसको देखोगे, अंदर पढ़ोगे, तो आपको लगेगा सीनेट को, वहां पे जो उसकी अपर हाउस है, काफी पावर है फॉरेन एग्रीमेंट्स को रेटिफाई करने एंड ऑल, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना, जैसे मान लो कि तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो ये पावर जो वहां के प्रेसिडेंट को दी गई है, ना कि कांग्रेस को। कांग्रेस मतलब कहते हैं पार्लियामेंट को, उसके 2 हाउस हैं, लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जो यहाँ का लोकसभा है, और सीनेट वहां के अपर हाउस है, जैसे यहाँ राज्यसभा है। विच ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड ईयू सिटीजनशिप? ईयू की जो सिटीजनशिप है, वो जो मदर ट्रीटी है जिससे ईयू आती है, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट 1992, उससे जो है ईयू सिटीजनशिप आपको, मतलब
जो आप यदि यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आपको दो सिटीजनशिप मिलती है, एक वहां के नेशन का और एक यूरोप का। ये आपको ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट से मिलता है। ट्रीटी ऑफ रोम से जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी सेटअप होती है 1957 में। ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, आप पढ़ लेना, कई सारे पार्लियामेंट को कई सारे अधिकार देती है। यू को भी काफी सारे अधिकार मिलते हैं ओवर द स्टेट। और जो नाइस ट्रीटी है वो ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे कंट्री को शामिल किया गया था आफ्टर 1991, जब वो वहां पे बिखर गई थी सोवियत रूस। तो उसको करने के लिए, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए ट्रीटी ऑफ नाइस लाया गया था। ये जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज अकाउंटिंग वाज सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिट, आपको पता है कि सीएजी जो है वो ऑडिट एंड अकाउंट करती थी, और गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग फंक्शन थी और ऑडिट फंक्शन दोनों एक ही साथ चलते थे। मतलब ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एक होता था, लेकिन इसको सेपरेट किया गया अकाउंटिंग को ऑडिट से 1976 में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन गया है जो बहुत सारे एग्जाम में आता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोजिट। ये क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से देखो और इसके अंदर थोड़ा घुसो तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। एक तो ये नॉलेज है कि लिबर्टी और इक्वलिटी में द्वंद चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ थिंकर हैं, खास करके जो लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर कहलाते हैं, लाइक जॉन रॉल्स हैं या टीएच ग्रीन हैं, जेएस मिल भी इसमें आ सकते हैं। ऐसे जो थिंकर हैं वो लिबर्टी और इक्वलिटी को, या एलटी हॉब हाउस हैं, ये सब लिबर्टी इक्वलिटी को एक तरह से जो है वो उसमें सामंजस्य करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जॉन रॉल का एग्जांपल वो सबसे अच्छा है। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो एक बहुत ही ईमानदार प्रयास है कि लोगों को लिबर्टी भी मिले अपने तरीके से जीवन जीने का, और इक्वलिटी भी मिले। डिफरेंस प्रिंसिपल उसको इक्वलिटी को कम देती है आपको बहुत तरह से, इक्विटी इसको आप कहते हैं। और जो इक्वल लिबर्टी का जो उनका प्रिंसिपल है वो लिबर्टी भी आपको देती है। लेकिन जो लिबर्टेरियन थिंकर हैं, लाइक रॉबर्ट नॉजिक हैं, हयाक हैं, या मिल्टन फ्रेडमैन है, इस टाइप के जो थिंकर हैं, वो बिल्कुल इक्वलिटी को लिबर्टी के अगेंस्ट मानते हैं कि यदि लिबर्टी को अक्षुण्ण रखना है मतलब बनाए रखना है, तो इक्वलिटी के लिए हमें परसू नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए इक्वलिटी, यदि आप सबको बराबर संपत्ति देना चाहते हो तो क्या होगा, जो अमीर है उनकी संपत्ति छीन के आपको गरीबों को देनी पड़ेगी। एक तरह से टैक्स भी, और वेल टैक्स भी वही है, थोड़ा बहुत छीनना ही है। तो उसमें लिबर्टी का हनन तो होता ही है। तो यहाँ पे जो है हयात देखते हैं वो थिंकर जो कि लिबर्टेरियन थिंकर है। बाकी यदि आप लास्की को देखो, वेलफेयर की बात करते हैं, तो ये दोनों को रिकंसाइल करेंगे। ट्वाइनी जो कि बहुत बड़े थिंकर थे इक्वालिटी के, इन्होंने 1913 में बुक लिखा था इक्वालिटी, ये भी जो है लिबर्टी इक्वालिटी को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। सीबी मैकफर्सन, ये भी लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड कैनेडियन थिंकर है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म याद होना चाहिए आपका। ये सब जो है लिबर्टी इक्वालिटी को कहीं ना कहीं रिकंसाइल करते हैं कि दोनों एक साथ चल सकते हैं। नॉट हयाक, नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन। 19 नंबर देखो। अब यहाँ पे जो है ये बेसिकली ये है कि हमने कहाँ से हम लिए हैं, ठीक से इन्होंने बनाया भी नहीं है। मतलब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें आई हैं वो कहाँ से आई हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है मेकिंग वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ अपर हाउस लिया है। कैनेडियन से हमने जो है लिया है वेस्टिंग रेसिडुअरी पावर इन यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन को ज्यादा मजबूत बनाया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लिया है। और ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्रिन यदि हम कहें जो बाद में आई है, मैंने कहा गांधी केस से, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से इंस्पायर्ड। और ऑस्ट्रेलियन से कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंकरेंट लिस्ट लिया। तो आप बाकी मैच कर लेना यार नीचे। हु डिस्क्राइब ब्यूरोक्रेसी एज ए न्यू फॉर्म ऑफ डिस्पोटिज्म। तो ब्यूरोक्रेसी को कितने तरीके से डिराइव किया गया है कि ये कंटिनेंटल फीवर है, न्यूसेंस है, डिस्पोटिज्म है, ये रूलिंग सर्वेंट है, ये इनकॉरिजिबल है, अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। तो इस तरह के, और किसने कहा, ये मैंने अपने गाइड और कई जगह बताया। यहाँ पे लॉर्ड होवाट नहीं है, मुझे लगता है स्पेलिंग गलत है, लॉर्ड होविट, देख लीजिएगा। लेकिन इन्होंने लॉर्ड होविट होविट या जो भी, इसकी स्पेलिंग कुछ गलत मुझे दिख रही, इन्होंने ये कहा था कि एक न्यू फॉर्म ऑफ डिस्पोटिज्म है। ये सब डेराइव करते हैं, दूसते हैं, मतलब बुराई करते हैं ब्यूरोक्रेसी की।
ये सब सब इंग्लैंड के अधिकतर थे, जहां से ब्यूरोक्रेसी काफी स्ट्रांग होकर निकली, इंडिया में भी आई वहीं से, और हम लोग अभी भी उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हेन वाज ए कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन आसियान एंड चाइना साइन? अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अरबिट जैसा है, लेकिन 2020 में कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये साइन तो 2002 में हुआ था, तो क्यों जानना चाहिए? इंडिया और आसियान का जाने, लेकिन चाइना आसियान का क्यों जाने? अरबिट। Which one of the following statement is not correct? Not correct. A rigid constitution. Rigid constitution उसको कहते हैं जिसको कि अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो rigid constitution is a safeguard against hasty changes. Yes, यही तो है, नहीं कर पाए। A rigid constitution cannot fall prey to party skirmish. पार्टी के जो whims and fancies होते हैं, मान लीजिए कांग्रेस को पसंद आया कि ये कर दो, बीजेपी को पसंद आया अपने हित में तो ये कर दो, तो वो आप रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर पाओगे। तो इससे बचा रहता है, पार्टी के लाभ और हानि से वो थोड़ी सुरक्षित रहती है। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुटेबल ओनली फॉर पीपल विथ हाई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब ये एक इन्होंने क्रूड सेंटेंस कह दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन केवल जिनको बहुत पॉलिटिकल बुद्धि है उन्हीं के लिए उपयोगी है। Incorrect. Which of the method do pressure group do not adopt? They never run for election. They never fight election. वो इलेक्शन में भाग नहीं लेते। इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप सब कुछ करते हैं जो लिखा है, सेमिनार करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, लॉबिंग करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, पैम्पलेट निकालेंगे, घेराव भी कर सकते हैं, रोड पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ते। ये पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है। यही डिफरेंस है बिटवीन प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ये मुझे लगता है कि पुअरली फ्रेम क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में हुआ था, जहां पे कि एक बिल ऑफ राइट्स जैसी थी। वहां के जो उस समय में जो लैंडेड जेंट्री थे, मतलब कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, उनको राजा ने कुछ ग्रांट किया था कि भाई तुमको ये सब अधिकार होंगे। तो चलो, यदि उस तरीके से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने जो प्रिंस थे हमारे यहाँ 565 रियासतों के, उनको एक तरह का अधिकार दिया था कि अब तुमको छीना नहीं जाएगा। इसके अलावा जनता को भी कुछ अधिकार दिए थे, कुछ आश्वासन और कुछ गारंटी कि तुम्हारे रिलीजियस मैटर में इंग्लैंड जो है टांग नहीं अड़ाएगा, तुम कैसे अपना परसू करते हो लाइफ, वो तुम्हारा मामला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। वैसे जो 1947 की एक्ट है उसको और ज्यादा लोग ये कहते हैं। हु फाउंडेड द तत्व बोधनी सभा? पता नहीं है क्यों पॉलिटिकल साइंस में पूछ रही है, हिस्ट्री में पूछा जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे या चाचा थे या बड़े भाई थे, देख लीजिएगा, इन्होंने जो है तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि 1946 का जो नेवी रिवोल्ट हुआ था, आईएनआर जिसको रिवोल्ट कहते हैं, जो कि काफी एक इमोटिव इशू बन गया था, उसकी जो ट्रायल हुई थी वो यहाँ लाल किले में हुई थी दिल्ली में, और उसमें जो नेवी के जो 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 ऑफिसर थे जिन पे चला था, उनका नाम भी देख लीजिए, शाहनवाज या और कोई है, नाम देख लीजिए, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। वो काफी उस पर इमोटिव इशू हुई थी, और उसको शायद भूला भाई देसाई जो थे उन्होंने उसके लिए केस लड़ा था। ये सब सब मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। वो कहाँ पे वो शुरू हुई थी नेवी का रिवोल्ट जो ब्रिटिश रूल के अनुसार 1946 में था? ये मुंबई, आप गेस भी कर सकते हो कि मुंबई में हुआ होगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये सब अगेन एक तरह का जो नेशनल मूवमेंट है उसकी पार्ट है, तो चलो इसलिए पूछा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? अब मैं यहाँ ये कर रहा हूँ क्योंकि कल ये एग्जाम है, तो यदि आज रात में भी आप कुछ जो इस तरह की चौरी चौरा इवेंट है या इस तरह की जो जो आजाद हिंद फौज है, वो उन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बिकॉज ये पूछ रहे हैं यदि आप ये एग्जाम कल दे रहे हैं 19 अप्रैल को। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? वी ऑल नो कि गैब्रियल आल्मंड जो है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर माने जा सकते हैं, जिन्होंने बुक लिखा सिडनी भरवा के साथ मिलकर, द सिविक कल्चर 1963 में। पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, वो 5 नेशन कौन थे? याद करें। एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, ये बहुत फेमस कोट है हेरोल्ड लास्की का, और ये कहता क्या है कि किस टाइप की, मान लीजिए कोई लिबरल स्टेट है तो वो फंडामेंटल राइट देता है, कोई टोटलिटेरियन स्टेट है ऑलमोस्ट कोई राइट नहीं देता, ऑथोरिटेरियन स्टेट बहुत लिमिटेड राइट देती है। सो नेचर ऑफ स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट गिव्स टू इट्स सिटीजन। स्टेट की आप नेचर जान सकते हैं हेरोल्ड लास्की, जो एक प्लूरलिस्ट थिंकर थे, लेफ्ट ओरिएंटेड थे, वेलफेयर की बात करते थे, इक्वालिटी लिबर्टी को में सामंजस्य की बात करते थे। टीएच ग्रीन देखते हैं मोरल आइडियलिस्ट,
इंग्लैंड के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की थी, पूरा एक थ्योरी दिया था। जेम्स मिल दिखते हैं, जेएस मिल के फादर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मैनेजर थे। और हेगल दिखते हैं, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बिहेवियरलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। तो बिहेवियरलिज्म जो कि फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, इंपेरिकल डेटा, क्वांटिफिकेशन, इसको तवज्जो देता है, वो डेफिनेटली लॉजिकल पॉजिटिविज्म इन सब से। अब आप कहें कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है, तो इसमें दो वर्ड है, लॉजिकल एंड पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब जो हम सेंस एक्सपीरियंस से जिन चीजों को परख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, वही ट्रू नॉलेज है, ये पॉजिटिविज्म है। और लॉजिकल है या नहीं, यदि हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से नहीं, तो लॉजिकली वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। लाइक 2+2 4 होता है, ये आप कोई सेंस एक्सपीरियंस से नहीं जानते हो, छू के, देख के, चख के नहीं, जस्ट ये लॉजिकली कंसिस्टेंट है। मैथमेटिकल, एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला इज लॉजिकली कंसिस्टेंट। इसीलिए इसीलिए ये जो है फैक्ट है, मतलब वो ट्रू है। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म से बिहेवियरिज्म गाइडेड था। अब यहाँ पे मैच करना है आपको स्टेट और जो उसमें राज्यसभा मेंबर है। देखिए मैंने कैसे क्रैक किया, मैं इन सबको याद वाद रखता नहीं हूँ। यहाँ जितने स्टेट हैं उसमें सबसे ज्यादा एमएलए, एमपी या एमएलए कहाँ है, आप सोचिए। सबसे बड़ा स्टेट यदि एमपी एमएलए में है तो वो कर्नाटका है। क्योंकि एमपी ज्यादा है, 28 है। इन सब में गुजरात, केरला, उड़ीसा कंपेरिजन में तो एमएलए भी ज्यादा होंगे। और जहां एमएलए ज्यादा होंगे वहां राज्यसभा की सीट भी ज्यादा होगी। इन सब में सीट सबसे ज्यादा कहाँ है, 12। इसका मतलब कर्नाटका 12 होगा, तो बी का 3 और बी का 3 और उससे हो गया क्रैक। इस तरीके से आपको और बाकी जानने की जरूरत भी नहीं है। Who among the following is known as the father of modern operational management theory? ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी बोलो या मैनेजमेंट के प्रोसेस थ्योरी कहो या मैनेजमेंट की प्रिंसिपल कहो, ये सब के लिए जो है एक ही आंसर है, वो हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जिन्होंने कि पीओ ट्रिपल सी दिया था, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, स्प्रेड कॉर्प्स एंड मेनी मेनी अदर। हेनरी फेयोल। यहाँ पे एल्चन मायो दिखते हैं, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। What according to James Mooney is the first principle of organization? जेम्स एंड मुनी एंड रिले ने 4 जो है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ये 4 बेहद अहम प्रिंसिपल है जिसपे कोई ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है। कोऑर्डिनेशन इज फर्स्ट, स्केलर प्रोसेस जिसको कि स्केलर चेन कहा था फेयोल ने, हायरार्की, फॉर्मल हायरार्की, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट या जो 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 ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट हैं उनमें डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए। और स्टाफ एंड लाइन, जो कुछ जो वर्कर होंगे या कुछ मैनेजर या कुछ एम्प्लॉय, वो लाइन मैनेजमेंट पे होंगे जो एक्चुअल वो काम करते हैं जिसके लिए वो कंपनी जानी जाती है, और बाकी लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, टेक्निकल एडवाइस देने के लिए स्टाफ फंक्शन के लिए। सो coordination is the first principle of organization as per Mooney and Riley. Which of the following statement regarding the election of vice president is correct? इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को देखें, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानिए कि 11th अमेंडमेंट हुई थी 1961 में। उसके पहले वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता था, वो ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट या ज्वाइंट सीटिंग कर लीजिए, वो मिलते थे और वहां वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते थे। उसको खत्म करके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, उसी टाइप से जैसे प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? ऑल द एमपीज जो राज्यसभा और लोकसभा के हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। अब यहाँ आइए विद दिस इंफॉर्मेशन, और ये जो है 66 आर्टिकल में लिखा गया, द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सही है, एसपीवी के मेथड से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि राज्यसभा के एमपी या प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नो, नॉट इलेक्टेड, इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो रोल, ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत है। और यहाँ पे वही कहा गया है कि इनकरेक्ट, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि केवल इलेक्टेड लिखा जो कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड है। अब यदि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से कंपेयर करें, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी आते हैं, लेकिन इलेक्टेड केवल मेंबर ही दोनों हाउस के आते हैं, जो यहाँ लिखा गया है, और इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर ही आते हैं।
34 देखिए, वेयर एंड व्हेन वाज द 12th समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ नाम हेल्ड। अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कौन पूरा याद रखता है 12 तक का। चार जरूर याद कीजिए। फर्स्ट समिट बेलग्रेड में, सेकंड समिट कैरो में, थर्ड समिट लुसाका, कहाँ है पता है, जैम्बिया, एंड फोर्थ समिट अल्जीरिस, अल्जीरिया में, जिसमें कि नियो का कॉन्सेप्ट आया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये 12वां समिट तो चलिए मैंने भी देखा, आपके लिए हवाना में हुआ था, मुझे भी याद नहीं था। Which one of the following is not a method of legislative control over public administration? कई तरीके से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लाइक क्वेश्चन आवर, डिबेट पूछ के, पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, 377 के अंदर कुछ कई तरह। लेकिन सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, सूट मतलब आप केस फाइल करते हैं, तो ये तो बिल्कुल जुडिशरी में चला गया ना, ये तो लेजिस्लेचर में रहा नहीं। द पर्पस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन, अभी जो हमने एडजॉर्नमेंट मोशन देखा, एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है, कोई बहुत बड़ी घटना, कहीं मान लीजिए कंट्री में कोई ऐसी क्राइसिस आ गई, तो और उस समय में हाउस चल रहा है, तो हाउस अपनी नॉर्मल बिजनेस को ठप कर देता है और एक लंबी डिबेट करता है, उस मंत्री को जवाब देना होता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो ड्रॉ एन अटेंशन टू ए हाउस, ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, seek the leave of the house to introduce a no proposition relationship। तो यही है, मतलब कि आप काम रोक करके और फिर बहस करते हो। एक दूसरा होता है कॉल अटेंशन मोशन। ये मतलब कोई अर्जेंट यदि कोई चीज हुई है, तो आप हाउस के बिजनेस को रोकते नहीं हो, जस्ट आप थोड़ी देर के लिए आप समझो कि बस अपनी बात कहते हो, और उस पर मंत्री का जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता। इसको कॉल अटेंशन मोशन कहते हैं। ये उतनी अर्जेंट कोई आइटम नहीं होती है, लेकिन फिर भी अर्जेंट, फिर भी इंपॉर्टेंट आइटम होती है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इन विच कैटेगरी कैन कौटिल्या स्टेट बी प्लेस्ड? कौटिल्या का स्टेट एक वेलफेयर स्टेट था, ध्यान रखिएगा। कौटिल्या अपने अर्थशास्त्र में टर्म यूज करते हैं योगक्षेमा। योगक्षेमा का मतलब होता है योग, योग योग मतलब संपत्ति को बढ़ाना, जो एक्वायर्ड नहीं है उसको एक्वायर करना, और क्षेमा मतलब उसका पालन वाहन करना और उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज, जिससे कि लोगों का जीवन यापन खुशमय हो सके। दैट इज नथिंग बट वेलफेयरिज्म। तो वेलफेयर जो है, वेलफेयर स्टेट ही कौटिल्या का स्टेट को टर्म कर सकते हैं। आप यहाँ ये भी लाइन याद रखिए, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइट द किंग्स हैप्पीनेस, इन द वेलफेयर हिज वेलफेयर। प्रजा के सुख में ही किंग का सुख है, उनके उनके हित में ही किंग का हित है। कौटिल्य। अकॉर्डिंग टू विच आइडियोलॉजी डज द स्टेट विदर अवे? मतलब स्टेट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये सिंपल मार्क्सिज्म, यू नो, जब तक स्टेट खत्म नहीं होगा, ट्रांजिशनल फेज में देयर विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। हु अमंग द, अब यहाँ पे देखिए एनार्किज्म है, जो कि विदर अवे छोड़िए, वो स्टेट को मानता ही नहीं कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए। फासिस्ट के लिए तो सब कुछ स्टेट ही है, स्टेट गॉड है, और लिबरल स्टेट को एक तरह का जो है नेसेसरी इविल मानते हैं, लेकिन उसको हटाते नहीं। Who among the following has used the word original position in it? It's a laddu question. You know, veil of ignorance, original position, difference principle, overlapping consensus। ये सब किस किसकी थ्योरी में है? रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में है। ओरिजिनल पोजीशन मतलब स्टेट ऑफ नेचर, जहां समाज में कोई रूल नहीं था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले की स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज को-ऑथर्ड बाय मार्क्स एंड एंगल? अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि जर्मन आइडियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, 1845 की, दोनों ने मिलकर लिखा है, कि इसको आप आसानी से पिक कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि दास कैपिटल मार्क्स ने अकेले लिखा होगा, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में अकेले लिखा होगा। यहाँ पे मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि मेरे गाइड में भी ये कई जगह है कि मार्क्स ने अकेले क्या लिखा है और एंगल ने अकेले क्या लिखा है, इसको ठीक से जान लीजिए। यहाँ देखिए 41 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट्स ए मेथड ऑफ अराइविंग एट अरेंजमेंट ऑन सेटिंग अप द स्टेट। सही है, यही तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट मार्क्स ए ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर टू सिविल सोसाइटी, ये भी सही है। अब चूंकि ये सिविल सोसाइटी में ट्रांजिट होता है स्टेट के लिए, इसलिए फ्रेंकली उसको एक्सप्लेन भी करता है, और मैंने कई बार आपको बताया है कि थोड़ा भी एक्सप्लेन करे तो आप ए के साथ जाओ। प्लूरलिस्ट आर इन फेवर ऑफ, जो 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 ये सब है, लास्की, रॉबर्ट डैल, मैकलिवर, ये सब किसकी तरफ जाएंगे? एबोलिशन ऑफ स्टेट नहीं, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी नहीं, कर्टेलमेंट ऑफ पावर ऑफ स्टेट, ये चलो ठीक है, ये कह सकते हो। क्योंकि प्लूरलिस्ट जो है वो ये चाहते हैं कि स्टेट में सारे पावर जो है सेंटर्ड ना रहे, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप में फैला रहे। इसका मतलब कि स्टेट के पावर को वो जो है कर्टेल करना चाहते हैं। यस। When was the first
इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन इंडिया? ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। कौन डेट याद रखता है कि नेहरू जी किस दिन वाइस प्रेसिडेंट बने थे? याद रखिए, एक अंतरिम सरकार बनी थी जिस समय में अंग्रेज थे ही और कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, सेटअप भी नहीं हुआ था। उस टाइम में बनी थी कि चलो ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, जो इंडिया जो आजाद होगी तो उसको वो मतलब वो सुपर ओवरसाइट करेंगे या देखभाल करेंगे तब तक स्टेट की अपनी ओन सेल्फ गवर्नेंस इंडिया की, जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। तो वो 24 अगस्त को हुआ था, लेकिन कौन याद रखता है? नॉट इम्पोर्टेंट। बट ये इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जी उस इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट कहलाते थे, जहां प्रेसिडेंट जो है वाइस राय होता था। यहाँ ये भी याद रखने की जरूरत है कि इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी, लेकिन दोनों में इतनी लड़ाई होती थी कि नेहरू जी को ये फील हुआ कि यदि इंडिया आजाद हुआ और हम लोग एक रहे तो इंडिया कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम और मुस्लिम लीग लड़ते रहेंगे। इसलिए वो एक तरीके से ही रिकंसाइल टू पार्टीशन। द फंक्शन ऑफ स्टेट इज टू हिंडर द हिंड्रेंस अगेंस्ट गुड लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है इसके आंसर में। ये हिंडर द हिंड्रेंस जो है, इसका मतलब क्या है? हिंड्रेंस का मतलब है बाधा पहुंचाना, और उस बाधाओं को पर बाधा डालना स्टेट का काम है। हिंड्रेंस क्या है गुड लाइफ में? कि आप लोगों को फ्रीडम ना दो, उनको अधिकार ना दो, उनको सोचने की ताकत ना दो, रिलीजन फॉलो करने की ताकत ना दो, जितने भी तरह के कुछ शिक्षा ना दो, हेल्थ केयर ना दो, तो वो जो है हिंड्रेंस अगेंस्ट गुड लाइफ है। यदि स्टेट उन हिंड्रेंस को हटाती है, हिंडर टू द हिंड्रेंस, उस हिंड्रेंस पर बाधा पैदा करती है, मतलब अच्छी शिक्षा नहीं है तो अच्छी शिक्षा देंगे, तो ऐसा करना क्या निगेटिव ड्यूटी है स्टेट का या पॉजिटिव ड्यूटी है? बहुत डिफिकल्ट है ये कहना। एक तरीके से आप देखो तो हिंडर फंक्शन ऑलवेज निगेटिव ड्यूटी होती है, कि हम ये बाधा नहीं आने देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं लेकिन ये बाधा नहीं आने देंगे। लेकिन इसको, इस बाधा को रोकने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मेरे अनुसार से द फंक्शन ऑफ स्टेट इज पॉजिटिव। वैसे इस पे बहुत बहुत विवाद हो सकता है। ये कहा था टीएच ग्रीन ने, लेकिन वो चूंकि स्टेट को एक पॉजिटिव एक्शन लेते दिखते हैं, ना कि निगेटिव की कुछ ना करो बस केवल देखते रहो, इसलिए पॉजिटिव एक्शन कहा जाएगा। इस पे और जो है आप कर सकते हो बहस, आप इसको भी पढ़ो और बहस कर सकते हो कि कई जगह इसका निगेटिव ड्यूटी भी आपको मिलेगा। हु अमंग, जो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लीडिंग थिंकर ऑफ न्यू लेफ्ट? तो न्यू लेफ्ट किसको बोलते हैं? न्यू लेफ्ट वो है जो थोड़े मार्क्सिस्ट होंगे, जो थोड़े लेफ्ट लिबरल होंगे, जो गरीब गुरुआ की बात करेंगे, इमिग्रेंट्स, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको साथ रखने की बात करेंगे एंड ऑल। तो वो जो है यहाँ पे कौन दिखता है? यहाँ पे एक ही थिंकर उसको क्वालिफाई करते हैं, वो है हर्बर्ट मार्क्यूस। अदरवाइज मिल्टन फ्रेडमैन तो न्यू राइट के हैं, लिबर्टेरियन। ईएफ स्कूमेयर जो है वो थिंकर हैं, इकोलॉजी के एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लेकिन ये न्यू लेफ्ट न्यू राइट तो कहना मुश्किल है। तो हर्बर्ट मार्क्यूज जो है कह सकते हैं, जिन्होंने बुक लिखा था वन डायमेंशन मैन, हर्बर्ट मार्क्यूज। यहाँ पे ईएफ मेकर की जो बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जहां वो ये कहते हैं कि बड़े बड़े बांध, डैम, बड़े बड़े फैक्ट्री ये इन्वायरमेंट के लिए किलर के तौर पे, तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट, स्मॉल प्रोजेक्ट वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हर्बर्ट मार्क्यूज। मार्क्यूज की वन डायमेंशनल मैन जरूर ठीक से इसके बारे में पढ़ लेना। उन्होंने बेसिकली इसमें यह कहा था कि जो दोनों सिस्टम है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म या कम्युनिज्म, दोनों ही जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है, उसको सोचने की ताकत को खत्म करता है। वो उसको एक तरह से सोचने पर मजबूर करता है, एक तरह का लिबर्टी का हनन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए नियो रियलिस्ट थिंकर? अब ये क्वेश्चन इतना लड्डू उन्होंने बना दिया, क्योंकि नियो रियलिज्म के जो फादर है वो है केनिथ वॉल्ज, और उनको यहाँ पे दे दिया उन्होंने, तो बाकी आपको देखना भी नहीं है। इनकी जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में है, वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है न्यू रियलिज्म के। ऑथर ऑफ ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जहां भी आपको सिस्टम अप्रोच नजर आए पॉलिटिकल साइंस में, पहला थिंकर ध्यान आना चाहिए डेविड स्टक। मॉर्टन कम्पलान जो है वो सिस्टम अप्रोच को आईआर में अपनाते हैं। Who has blamed Kant and Hegel for contributing to the development of totalitarianism? ये थोड़ा इनसे मिस्टेक हो गया। कांत बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए। कार्ल पॉपर ने जो है हेगल, मार्क्स और प्लेटो को करार दिया था इनमी ऑफ द ओपन सोसाइटीज। मतलब क्योंकि ये एक एक तरह का वैल्यू, एक तरह का आइडियोलॉजी समाज पे थोपते हैं,
वैल्यू प्लुरलिज्म नहीं रखते हैं, क्लोज समाज बनाते हैं जहां पे कि आप अलग परिकल्पना कर ही नहीं सकते हो। याद करो प्लेटो का आइडियल स्टेट या हेगल का जो प्रूसियन स्टेट, तो कार्ल पॉपर उनकी जो बुक है 1945, वो उसका नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने किसको किसको करार दिया था, मैंने बताया गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग बुक। किस किस बुक से? ऑन टू दिस लास्ट, जो जो जॉन रस्किन की थी, यहाँ पे दिया भी गया है। रिपब्लिक जो प्लेटो की थी उनसे भी प्रभावित थे, और किंगडम ऑफ द गॉड विद इन यू जो लियो टॉल्स्टॉय की। तो 1 2 3 यहाँ पे है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दो ही चुनना है तो 1 and 3 इज द बेटर चॉइस। वैसे वो प्लेटो से भी काफी प्रभावित थे, लेकिन उनकी जो बुक अपोलॉजी थी उससे ज्यादा रिपब्लिक से। हु वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द वर्ड टोटलिटेरियनिज्म? ये वर्ड कॉइन करने का श्रेय जाता है मुसोलिनी को, जहां टोटलिटे उन्होंने इटालियन में कुछ कहा था, टोटलिटेरियनिज्म होता है। उनकी जो थॉट थी कि एवरीथिंग इन स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हु सेड? मुसोलिनी। यहाँ पढ़ लेना। टोटलिटेरियन स्टेट वो होते हैं जो कि केवल आपको अधिकार ही नहीं छीनते हैं, आपको एक पर्टिकुलर, वही जो एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, वो आपको पर्टिकुलर वैल्यू फॉलो करने बोलते हैं। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या देख के एंटरटेन करोगे, कैसे लाइफ, व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, स्टेट तय करती है, और सिटीजन को उसको फॉलो करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन टू मूव द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टूवर्ड्स चेंज? मॉडर्नाइजर का तो ये मीनिंग है, जैसे डेवलपिंग कंट्री को यदि मॉडर्नाइज करना है तो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर को जो इक्वालिटी, डिफरेंशिएशन, कैपेसिटी वाली जो है उस तरफ मूव करनी होगी। टू प्रोवाइड न्यू एंड इवॉल्विंग फॉर्म्स टू द प्री एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्टैंडर्ड। यस, जो प्री एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है उसमें नए फॉर्म, नए नॉर्म जोड़ने हैं। सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड बाय एलिमिनेटिंग प्री एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्टैंडर्ड। नो, कोई एलिमिनेट नहीं करना है 1 and 2 और। ये बहुत क्रूड स्टेट। 52 अकॉर्डिंग टू मार्क्स द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्या करेगा? जब आपको पता है विदर अवे ऑफ स्टेट अभी आपने देखा, लेकिन बीच के ट्रांजिशन फेज में देयर विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। वो क्या करेगा? वो जो है यहाँ पे वही है, स्टैम्प आउट द काउंटर रिवोल्यूशनरीज एंड कैपिटलिस्ट। मतलब उस बीच में जो सर उठाएंगे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन के अगेंस्ट में और जो कैपिटलिस्ट, उसको वो जो है वीड आउट करेगा, समाज से जो है वीड आउट करेगा, लाइक दैट। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये चलो आसान क्वेश्चन है, आप तो सभी बच्चे इसको याद रखते हैं। जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय आलमन एंड पावर। अब चूंकि यदि ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मैं लास्ट स्लाइड की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे, और यदि आप कल इस एग्जाम को दे रहे हो, यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फर्स्ट सीएजी, फर्स्ट एजी, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सभी को याद कर दो। फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड ऑल। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय ऑलमैन एंड पावर वाज एन एप्लीकेशन ऑफ डेविड स्टन्स सिस्टम अप्रोच। वही तो था। ये सिस्टम है, इनपुट है, आउटपुट है। तो सिस्टम में जो कंपोनेंट है, अब उसके अंदर घुस के स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है पैटर्न, सोशल रिलेशन एंड बिहेवियर, कौन से फंक्शन के लिए सिस्टम के अंदर दिखते हैं। सो स्टन्स फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। 55 है, विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग बुक्स। ये तो कैसा बेटा क्वेश्चन है, 4 बुक है, लेकिन देखो कितनी आसानी से ये बन जाएगा, क्योंकि सुमा थियोलॉजिका जो है आ, ये 12th 13th सेंचुरी में थॉमस एक्विनास की बुक है, वेरी फेमस बुक। इससे पहले तो ये तो सब मॉडर्न काल का है, तो 2 से शुरू होता हुआ केवल 2 ही है, तो ये 2 को गायब कर दो, और 1 से अंत दोनों में हो रहा है। इसका मतलब 4 एसे ऑफ लिबर्टी जो 1969 की है, इसे आप बर्लिन की, वो तो सबसे लास्ट में होगा। अब लेवाइथन ऑलवेज पहले होगा, रोड टू सर्वडम जो है का वो बाद में होगा। लेवाइथन तो 17th सेंचुरी में आ गई थी हॉब्स का, तो 3 4 यहाँ पे, यहाँ तो 4 3 है, तो यस, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को यदि आपको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना है, तो एक तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जितनी उनकी संख्या होगी उतनी सीट मिल जाएगी। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये तो एक वेग टर्म है, लेकिन चलो मतलब इसका कई कई मीनिंग हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी आप बांट दो कि यहाँ से माइनॉरिटी को मिलेगा रिजर्वेशन, जैसे कहते हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि अंग्रेजों ने चालू किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की माइनॉरिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले ही चुने, लाइक इस तरीके से आप कर सकते हो।
इंडिया में जो किया गया है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दिया गया, प्रोपोर्शनल भी नहीं दिया गया है, तो माइनॉरिटी यदि देखें तो एक तरह से यदि आप एससी एसटी को माने तो उस बेसिस पे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द 20 इयर्स क्राइसिस? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। बहुत फेमस ऑथर है, बहुत फेमस बुक है द 20 ईयर क्राइसिस, 1919 टू 1939, ई एच का। यहाँ वुडरो विल्सन दिखते हैं जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं। नॉर्मल एंगल जो है वो मुझे लगता है द ग्रेट इल्यूजन नाम के बुक के लिए जाने जाते हैं, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, वो भी मोरल आइडियलिस्ट थिंकर थे। ये दोनों मोरल आइडियलिस्ट थिंकर हैं, वुडरो विल्सन नॉर्मल एंगल, ई एच का रियलिस्ट थिंकर। हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म? पॉजिटिव लिबरलिज्म वही जो अभी आपने देखा, जो स्टेट को पॉजिटिव एक्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, या कहते हैं कि स्टेट को करना चाहिए, वेलफेयर लाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लानी चाहिए, ये करना चाहिए। स्टेट इंटरवेंशनिस्ट हो, ना कि चुपचाप बैठे रहे। ऐसे सोचो तो ऐसे थिंकर तो टी एच ग्रीन है, लास्की है, रॉल्स भी कह सकते हो, एल टी हॉब हाउस। यहाँ पे जो दिखते हैं इसमें, चूंकि इसमें टी एच ग्रीन हवा से, तो जेएस मिल भी कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि स्टेट को करना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? ये वेरी फेमस कोट है, वैलेंटाइन शिरोल का। वैलेंटाइन शिरोल या किरोल जो भी कह लीजिए, ये एक बहुत फेमस एक तरह के ट्रैवलॉग लिखने वाले थे ब्रिटिश। वैलेंटाइन शिरोल कहते हैं द तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन। सोशलिज्म इज ए लाइक ए हैट, एक टोपी के जैसा है, विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट। ये एक ऐसा टोपी है जिसका शेप बिगड़ गया क्योंकि सब लोग इसको पहनते हैं। ये कहने वाले सीईएम जोड़ थे उस समय में। 2020 में ये क्वेश्चन बड़ा नायाब होगा, अब तो ये इतनी बार रिपीट हो चुका है, घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जीडीएच कोल दिखते हैं जो गिल्ड सोशलिज्म के लिए जाने जाते हैं। जीबी शॉ दिखते हैं जो फेबियन सोशलिज्म के लिए जाने जाते हैं, और वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एलएससी भी हैं। बर्ट्रांड रसल दिखते हैं जो कई कई थॉट के लिए जाने जाते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स, जबकि डायलेक्टिकल के जो लॉ हैं वो तो फ्रेडरिक एंगल ने दिया है, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्स ने डेवलप किया। इट वाज नॉट ए कंटिन्यूएशन ऑफ हेगल्स डायलेक्टिक आइडियलिज्म, क्योंकि वो आइडियलिज्म को उन्होंने मटेरियलिज्म में बदल दिया। सो इट वाज ए रिवर्सल, मतलब कि ये सर है और ये पैर है, तो रॉल ने पैर को ऊपर कर दिया, सर को नीचे कर दिया, लाइक दिस। तो ये उलट दिया, वाज ए रिवर्सल ऑफ हेगल्स डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। यहाँ पे 3 लॉ जो डायलेक्टिक्स के हैं वो जरूर याद कर लो, कितने एग्जाम पूछा जाता है। ये भी जान लो कि ये फ्रेडरिक एंगल्स ने डेवलप किया था। फर्स्ट इज यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिशन, opposites या opposition, negation of negation, and passage of quantitative change into qualitative change and vice versa। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आधे घंटे लगेंगे, इतना तो जान लो, रट लो। द टर्म सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कोई सही आंसर है कि किसने कहा था? वैसे कई जगह रॉबर्ट ओवेन मिलता है, न्यू हार्मोनी इन्होंने स्टैब्लिश किया था अमेरिका में, एक यूटोपिक सोशलिस्ट। तो चलो, इन्होंने सोशलिज्म फर्स्ट टाइम यूज किया था, याद कर, शायद कहीं आ जाए तो मुस्कुराओ। द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डीके इज फॉर्मुलेटेड बाय हटिंगटन, जिन्होंने कई चीजों पे लिखा है, मॉडर्नाइजेशन पे भी लिखा। उन्होंने एक बुक लिखा था द पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, क्योंकि डेवलपमेंट के जो थिंकर थे वो ऐसे सोचते थे कि डेवलपमेंट इस टाइप होगा टाइम में, मतलब ये डेवलपमेंट है, डी है, टी है, तो आगे ही बढ़ता जाएगा। नो, हटिंगटन ने कहा ऐसे होगा, कभी ऊपर जाए कभी नीचे। डेवलपमेंट मतलब बैक डेवलपमेंट या रिवर्स डेवलपमेंट भी होगा, जो आप कह सकते हो डेवलपमेंट एंड डीके। सो हटिंगटन। यहाँ लुसियन पाई दिखते हैं, वही डेवलपमेंट सिंड्रोम वाले। एसएम लिपसेट दिखते हैं, जिन्होंने कहा था कि जितनी किसी स्टेट की इकोनॉमिक हालत मजबूत होगी उतना ही वहां डेमोक्रेसी डीपेंड होगा। एंड रोस्टॉप दिखते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टॉप, जिन्होंने नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है कम्युनिज्म से सेपरेट किया था, कि किस तरह से पिछड़ा जो कंट्री है थर्ड वर्ल्ड, वो बिना कम्युनिस्ट को अपनाए हुए लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में भी स्टेजेस में ग्रोथ कर सकता है। हु इज प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, थॉमस हेयर। ये बेसिकली उन्होंने जो कोटा दिया था उसको हेयर कोटा कहते हैं, इसको जेएस मिल ने भी जो है प्रपोज किया था। सिविल सोसाइटी इज एन अप्रोप्रिएट नेम फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म, नो, डेमोक्रेटिक एंड एजाइल सोसाइटी, यस। यदि किसी सोसाइटी को एजाइल होना, एजाइल मतलब फुर्तीला होना है, डेमोक्रेटिक होना है, तो वहां सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटी क्या है? जो कि ना तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और स्टेट नहीं है, इससे बाहर है,
ना ही वो मार्केट है। तीसरा, द थर्ड सेगमेंट इज सिविल सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू लॉक, द एंड ऑफ विच द स्टेट वाज क्रिएटेड वाज, क्यों स्टेट क्रिएट किया गया था? वी नो, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इट्स मेंबर, फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। हु सेड द गुड ऑफ द कम्युनिटी? एरिस्टोटल बोलेंगे कि गुड ऑफ कम्युनिटी के लिए स्टेट आया था। एंड ये कहेंगे हेरिडिटरी राइट, तो डिवाइन राइट, थिंकर जैसे रॉबर्ट फिल्मर जैसे। हु सेड दैट द सॉवरेंटी रिसाइड इन द डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर? डिटरमिनेट मतलब कि जिसको सब जानता है कि ये सॉवरेन है। तो ये लाइन पढ़ो, कितना मजेदार है जॉन ऑस्टिन का। इफ ए डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन ए हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू ए लाइक सुपीरियर, मतलब वो किसी से ऑर्डर नहीं लेता, उसको दुनिया में कोई ऑर्डर देने वाला नहीं। रिसीव हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ ए गिवन सोसाइटी, देखो सबसे नहीं, मेजोरिटी से। कुछ लोग उसको जरूर डिसोबे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बल्क ऑफ द जो सोसाइटी के मेंबर होंगे वो उसको हैबिचुअली जो है उसके ऑर्डर को मानेंगे। एंड दैट डिटरमिन्ड सुपीरियर इज सॉवरेन इन दैट सोसाइटी, उस सोसाइटी का वो सॉवरेन है। एंड द सोसाइटी इंक्लूडिंग द सुपीरियर इज ए सोसाइटी पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट। और ऐसा सोसाइटी जिसका एक डिटर्मिनेट सॉवरेन है, वो खुद भी सॉवरेन है और पॉलिटिकल है, वही नेशन है। ऐसे कहने वाले जॉन ऑस्टिन थे। इसको और थोड़ा सोचना। बोदिन यहाँ देखते हैं, जीन बोदिन, जो फर्स्ट थिंकर है मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले। मॉन्टेस्क दिखते हैं, आपको पता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर इन हिज स्पिरिट ऑफ लॉ। हमने देखा इस क्वेश्चन को। 68 देखो, हु अमॉन्गस्ट दिस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल साइंस को जो है साइबरनेटिक्स कहते हैं। साइबरनेटिक्स के जो चीफ थिंकर हैं उसका नाम है नॉर्बर्ट वेनर। इसको पॉलिटिकल साइंस में अपनाते हैं सबसे बेहतरीन ढंग से कार्ल ड्यूस, जो एक बुक लिखते हैं इस पूरे थ्योरी पे, उसका नाम है द नर्व्स ऑफ द गॉन, कार्ल ड्यूस। यहाँ रॉबर्ट डेल दिखते हैं एक प्लूरलिस्ट थिंकर, बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन पॉलीआर्ची नाम के बुक के लिए। और गैब्रियल अल्मंड दिखते हैं, आप जानते हो कितनी चीजों के लिए। इलेक्शन कमीशन वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ना तो ये इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है लॉ एंड जस्टिस, ना प्राइम मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी के अंदर काम नहीं करती है, भारत के लिए काम करती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? हटिंगटन, जिसका जिक्र कितनी बार आ चुका है इस पेपर में, उन्होंने एक और बुक लिखा था 1991 में, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 वेव्स में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, जो कंट्री डेमोक्रेसी नहीं थी वो बनी है। पहला वेव 1826 से 1926, फिर दूसरा वेव सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, तीसरा वेव 1974 से शुरू होता है, जहां पुर्तगाल स्पेन में डेमोक्रेसी से लेके और पूरी लहर जो है अफ्रो एशियन कंट्री में चलती है। सैमुअल हंटिंगटन। लैरी डायमंड जो है डेमोक्रेटाइजेशन पे काफी कुछ लिखते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव इज ए ट्रबल शूटर, ए सुपरवाइजर एंड ए प्रमोटर ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम। ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा। ये डेमोक ने कहा, ये नेट बताता है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया, आप भी इसको मान लो और भूल जाओ। एजरसन देखो, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू प्रमोट ह्यूमन राइट। कौन बोलेगा नहीं, ये वन ऑफ द मेजर फंक्शन है, यूडीएचआर याद कीजिए। एंड ह्यूमन राइट्स आर इसेंशियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर डिग्निटी। कौन बोलेगा नहीं? लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन करता है? कहीं ना कहीं यस, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग, पूरे ह्यूमैनिटी के भले के लाया गया है, तो इसीलिए ऐसा है। तो चलो थोड़ा भी करता है तो ये ले लो। 73, which of the following option is are correct with reference to the current status of the right to property after 44th amendment? 79। अब देखो क्या था 44th अमेंडमेंट के पहले जो जनता पार्टी लाई थी 79 या 78 में, उसमें ये हुआ था कि आर्टिकल 19(1)(f) जो ये कहता था कि गारंटी एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी फ्रीडम थी हमें उसको। और आर्टिकल 31 जो था, जिसमें यह कहा गया था कि स्टेट आपकी संपत्ति को नहीं हड़पेगी जब तक कि उसको एडिक्वेट कंपनसेशन ना दिया जाए प्रॉपर्टी के राइट को, इसको हटा दिया। और हटा करके राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में लेके चला गया, ना कि 301A। तो 2 तो गलत है, 1 सही है। और ये अब लीगल राइट नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही राइट टू प्रॉपर्टी, इसलिए केवल जो है ओनली 1 इसमें सही है।
74 देखो, which of these is not an essential characteristic of authoritative communication by the leader in an organization. चेस्टर बर्नार्ड ने जो है ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेशन को इस तरह से कहा था कि कोई कम्युनिकेशन जो है, वर्बल कम्युनिकेशन या ऑर्डर, वो माना जाएगा कि नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है चार चीजों पे। कि पहले तो सबॉर्डिनेट ने समझा कि नहीं, इंटेलिजिबिलिटी। दूसरा, क्या उसके लिए वो करना संभव है कि नहीं, फिजिबिलिटी। तीसरा, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से अलग तो नहीं है। आप बोलोगे आग लगा दो सेक्शन में, कोई लगाएगा। और चौथा जो यहाँ नहीं है, इट इज नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सबॉर्डिनेट एज ए होल। आप बोलोगे कि सबॉर्डिनेट को रेस्टिकेट करने का ऑर्डर लगा दो, हिचक जाएगा वो। तो इसलिए चौथा ये तो नहीं है, कंटिन्यूअस सुपरवाइजर। ये दो, ये तीन है, और ये चौथा चेस्टर बर्नार्ड जो बुक लिखा था, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, 1938 में। रिवोल्यूशनरी बुक है, क्योंकि उसमें वो बिहेवियरलिज्म लेकर के आते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच लाते हैं, सोशियोलॉजिकल अप्रोच लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशियली कंस्ट्रक्टेड कोऑपरेटिव वेंचर ऑफ टू और मोर पर्सन डिक्लेयर करते हैं। 75, द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। इसके आगे पढ़ो भी मत, क्योंकि उसका लैंग्वेज भी गलत है। ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू को पॉलिटिक्स करार देने वाले जो हैं डेविड ईस्टन थे। यहाँ डेविड एप्टर देखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन नाम की बुक के लिए जाने जाते हैं। हरमन फाइनर दिखते हैं, जो कई कई बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखते हैं। लॉर्ड ब्राइस, यहाँ स्पेलिंग गलत है, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। 76, द फॉर्म एंड ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन इन इंडिया इज इंश्राइंड। तो जो थर्ड जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें हर तरह के जो ओथ एंड अफर्मेशन है, एक्सेप्ट तीन चार ऑफिस के ओथ अफर्मेशन नहीं है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उसके तो अलग अलग आर्टिकल्स में है। बाकी जजेज, मिनिस्टर्स, सभी के लिए जो है ये थर्ड शेड्यूल में है। यहाँ मैच करना है कॉन्सेप्ट, तो थ्योरी ऑफ टू नॉलेज। चलो इसको एक दो ऐसे करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ फोर लॉ जो है, ये थॉमस एक्विनास ने दिया था, वही सुम्मा थियोलॉजिका वाले। इटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ, चार पार्ट में लॉ को बांटते हैं। तो ये यदि हम वन से मिला दे, डी का वन, तो क्या ये सॉल्व हो जाता है? पता नहीं, यहाँ तो कटा हुआ है। तो चलो, इसका मतलब है कि थ्योरी ऑफ टू नॉलेज जो है, उन्होंने ओपिनियन और ट्रू नॉलेज, डॉक्सा एंड एपिस्टेमे, ये दिया था सोक्रेटिस ने। इसको यहाँ से मिला लो, थ्योरी ऑफ थ्री क्लासेस, प्रोड्यूसर क्लास, ऑक्सिलरी क्लास एंड फिलोसोफर किंग क्लास, ये दिया था प्लेटो ने। तो थ्योरी ऑफ टू सोर्ड, जो चर्च एंड स्टेट, ये देंगे पोप ग्रेगरी 7। हु आर द सिलेक्ट्स इन फ्रेडरिक रिक साला मॉडल? मुझे लगता है ये कोई इसमें से नहीं मुझे समझ में आया। सिलेक्ट वो ये कहते हैं, ये दो वर्ड से बना है, एक तो है क्लब और दूसरा है सेक्ट। तो इनका कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्री में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिलेक्ट की तरह दिखता है। मतलब एक 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 क्लब है जिसमें कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, आपको एक पर्टिकुलर टाइप के क्लास को बिलोंग करना पड़ेगा, तभी आप उसमें घुसोगे। और वो एक सेक्ट की तरह भी बिहेव करता है, उसका अपना नॉर्म रूल, अपना क्रीडो है, उसी को वो फॉलो करता है डेवलपिंग कंट्री में, ना कि कोई फॉर्मल रूल को सिलेक्ट। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं मिला मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ साउथ डायलॉग? नॉर्थ जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड को कहते हैं, साउथ जो है वो डेवलपिंग कंट्री। क्यों, आपको पता है? क्योंकि जो आप यदि मैप देखोगे, तो जितने जो वेस्टर्न कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, वो नॉर्थ में दिखते हैं। वैसे उनके जो कजिन हैं साउथ में भी दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लेकिन बेचारे वो अपने को वो भी नॉर्थ मानते हैं। बाकी आप देखोगे अफ्रीका, एशिया, ये सब जो है विषुवत रेखा के नीचे जो है साउथ में दिखते हैं, इस कारण से। यहाँ पे यदि ये देखोगे यूरोसेंट्रिज्म, तो नॉर्थ जो जो मैप में, यदि आप कोई भी मैप देखो, मान लो ये मैप है और इसमें नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, कभी आप सोचे हो कि नॉर्थ ऊपर क्यों, साउथ नीचे क्यों है? क्यों नहीं हम इसको साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ, कुछ भी कह सकते थे। क्योंकि जिन्होंने मैप बनाया वो नॉर्थ से आते थे, मतलब वो डेवलप कंट्री से आते थे, उन्होंने ऊपर रखा नॉर्थ को। क्यों? क्योंकि हम ऊपर रहेंगे, साउथ नीचे रहेगा, ऊपर नीचे बाउंड्री क्रिएशन, यूरोसेंट्रिज्म। सो नॉर्थ जो है वो, नॉर्थ इज सिंबल ऑफ रिच कंट्री, डेवलप कंट्री, एंड डेवलपिंग कंट्री साउथ। ए पंचायत कंस्टिट्यूटेड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ ए पंचायत बिफोर एक्सपायरेशन। मान लो 5 साल का टर्म था और 2 साल में ही वो
डिसॉल्व हो गया। ऐसा जनरली होते रहता है, कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो जो नया पंचायत होगा वो फिर 5 साल नहीं चलेगा, वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही चलेगा, जिसकी कि इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। ये बात लिखी गई है 243 में, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत में, फॉर ए रिमेनिंग पीरियड। ये सब बच्चे जानते हैं। मार्शल मार्शल मैकलुहान, एक वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हो। बहुत कई तरह के उन्होंने थीसिस दिए हैं, उसमें से एक है ग्लोबल विलेज का टर्म को क्वाइन करना, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल विलेज मतलब वो है कि गांव कम्युनिकेशन के चलते, जहां आप 12 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंच सकते हो और 1 सेकंड में जो है आप अपनी पैसे को भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, फोन कॉल से कहीं बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। सो ग्लोबलाइजेशन को ये डिनोट करता है ग्लोबल विलेज, मार्शल मैकलुहान। The separate electorate were introduced for the first time under separate electorate, मतलब अभी हमने देखा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि यदि मुसलमान है तो उसको मुसलमान ही केवल चुनेंगे, इस टाइप का, या हिंदू है हिंदू चुनेंगे, दलित है दलित चुनेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, उसके तहत दिया गया था। इसमें मुसलमानों को दिया गया था, 1919 में सिख और वुमेन और कई और को दे दिया गया, यूरोपियन को दिया गया, 1935 में तो दलित और मेनी अदर कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इन सबको एबोलिश कर दिया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको बदल दिया गया रिजर्वेशन में। 83 देखो, ये मैच करने के लिए वी ऑल नो कि केसी वेयर में जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ी फेडरल कर दिया था, लेकिन पॉल एप्पलबाई ने जो है इसको कहा था फेडरल। पॉल एप्पलबाई ने इसको कहा था एक्सट्रीमली फेडरल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। अब बताओ, एक थिंकर कह रहा है क्वाज़ी फेडरल, क्वाज़ी मतलब आधा, दूसरा कह रहा है एक्सट्रीमली। ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने बुक लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, उन्होंने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। और आइवर जेनिंग्स ने लगभग वही बात कही जो के सीवेयर कहते हैं कि इट इज ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आप ही डिसाइड करो कौन सही है। I believe that sum total of the energy of mankind is not to bring us down but to lift us, and it is the result of the definite if unconscious working of the law of nature। ये तो डिफिकल्ट है कि ये किसने कहा है, लेकिन गांधी जी कहीं पे हो तो ज्यादा इस टाइप का चांस है कि उनका ही, और ये सही मायने में इनका है। 2 बार 3 बार पढ़ो और सोचो ये क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे गोविंद रानाडे दिखते हैं क्या, ये प्रार्थना समाज से जुड़े हैं, चेक कर लीजिएगा। एस राधा कृष्णन जुड़े हैं, जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनके नाम पे हम टीचर्स डे मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर तो कई चीजों के लिए, गीतांजलि और नेशनलिज्म को डिराइड करने। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004। ये क्यों पता है, एक साल आगे देते हैं, ये 2003 का मुझे लगता है, फिर भी ये लागू हुआ होगा। 91st अमेंडमेंट से जो है, जो यूनियन मिनिस्टर की जो टोटल संख्या है वो 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर कैप कर दी गई है। अच्छी बात थी, नहीं तो कितने भी मिनिस्टर हो सकते थे। सो टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 86 देखो, इन विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स एग्जीक्यूट ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस हुआ क्या था, POLT या POLT। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, भाड़े के सिपाही जैसे श्रीलंका से आए 10-5 नाव पे, और आकर के छोटे से कंट्री मालदीव के राष्ट्रपति को एक तरह से बंधक बना लिया, एक तरह से कंट्री को ही पूरा बंधक बना लिया। मालदीव ने गुहार लगाई इंडिया को, और इंडिया की एयरफोर्स ने जाके कुछ ही घंटों में सिचुएशन को संभाला, उन सबको भगाया। इसको ऑपरेशन कैक्टस कहा गया। यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे ये सब देना चाहिए, इसके साथ मेरी भी नॉलेज बढ़ी है। चलिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, आप भी इसको रट लो। यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है कैक्टस जैसे ही। ऑपरेशन पवन जो है, ये श्रीलंका में जो हमने आईपीकेएफ फोर्स, आईपीकेएफ जो कि एक डिसास्टर था राजीव गांधी का इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लड़ने के लिए लिट्टे से, जिसके चलते उनकी जान भी चली गई। ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन खुखरी जो है, इंडियन पीस कीपिंग ने रेस्क्यू किया 200 यूएन पीस कीपर को, जो कहाँ पे सराउंड हो गए थे, जरा देखना, ये मैंने छोड़ दिया है, कोई अफ्रीकन कंट्री में ऐसा हुआ था, चेक कर लेना ऑपरेशन खुखरी किस कंट्री में हुआ था। ऑपरेशन दोस्त जो है, ये टर्की में अर्थक्वेक आया था, सीरिया टर्की में, तो उसमें हमने ऑपरेशन दोस्त रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इवैक्यूएशन के लिए कई ऑपरेशन चलाया है, दुनिया में कहीं पे क्राइसिस होती तो इंडियन को वहां से सेफली निकाल लेने के लिए। ऑपरेशन राहत हमने यमन सिविल वॉर के टाइम में चलाया था। 2015 ऑपरेशन सुकून जो है लेबनान वॉर 2006 में हम लोग ने चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान
अगस्त 2021 में ऑपरेशन गंगा यूक्रेन 2022 में, और ऑपरेशन कावेरी सूडान के सिविल वॉर में 2023 में, और ऑपरेशन सिंधु ईरान से जून 2025 में, जब अमेरिका ने बॉम्ब बरसाए थे उसके न्यूक्लियर ठिकाने पे, और इसराइल के साथ 12 दिन की वॉर हुई थी। Who wrote over himself, over his body and mind, the individual is sovereign. ये कहने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो है अपने माइंड बॉडी वो ऑटोनोमस है, उस पर कोई स्टेट सोसाइटी का कब्जा नहीं है, वो सोचने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह की लिबर्टी के चैंपियन एक यूटिलिटेरियन थिंकर होते हुए भी जॉन स्टुअर्ट मिल थे। In India, the current public service is a new version of which of the following type of bureaucracy? अभी जो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी है, पैट्रन, कास्ट, ये सब जो है, एफएम मार्क्स ने 4 टाइप की ब्यूरोक्रेसी दी थी, उसमें से गार्जियन ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जिसमें कि ब्यूरोक्रेट माई बाप की तरह बिहेव करते हैं, पैट्रन की तरह बिहेव करते हैं, सिटीजन को रास्ता दिखाते हैं, और वो एक चुने हुए इलीट होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज होता है मास से, और वो गाइड करते हैं। उस टाइप की ब्यूरोक्रेसी को ही हमने इनहेरिट किया। ब्यूरोक्रेट वैसे ही माने जाते थे अंग्रेजों के समय में, उसी को हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज ने अडॉप्ट किया। इसलिए जनता कई समय तक जो है, जनता, दुकानदार, ट्रेडर, बिजनेसमैन, सरकार के अधिकारियों को, मुलाजिम को, बाबू को माई बाप कहते रहे। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। Who among the following said, all I know is that I am not a Marxist? इसका मतलब क्या होता है? मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी, नॉट ए प्योर थ्योरी। आइडियोलॉजी जो है थ्योरी से इतना भटक जाता है, थ्योरी है ये तो आइडियोलॉजी यहां चला जाता है। हिंदुत्व जो है वो थेसिस थी सावरकर की, लेकिन अभी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उससे काफी अलग हो सकती है। सेम वे किसी भी थेसिस के साथ ऐसा होता है। और ये कहने वाले मार्क्स थे कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं, मुझे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से मत जोड़ो। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स। अभी लास्ट क्वेश्चन एकदम बाउंसर है, किसने कहा? आई डोंट नो एक्चुअली। कई जगह गुडनॉ मिलता है जिन्होंने एक बुक लिखा था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक जे गुडनॉ जो है वो वुड्रो विल्सन के साथ फादर ऑफ डाइकोटमी थीसिस है। डाइकोटमी मतलब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी, जिसमें पॉलिटिक्स कैरी आउट द विल ऑफ द पीपल in form of public policy, and administration carry out those or implement those public policies or political decision in a professional neutral way। तो दोनों में डायकोटमी क्रिएट करने में फ्रैंक गुडनॉ का बहुत बड़ा हाथ था। तो शायद उन्होंने ही कहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स जो है उसको कैरी आउट करने का विल को वो गुडनॉ ने कहा होगा शायद। यहाँ लूथर गुलिक दिखते हैं, पॉज्ड पॉज्ड कौर वाले उर्वी के साथ, बाकी को छोड़ दो। आपने डियर स्टूडेंट, चलो इसके बाद तो मैं थैंक्स बोलूंगा। आपने देखा कि ये पेपर काफी नॉलेज देता है। मैंने बहुत बक बक किया है, गौर से सुनोगे, 2 बार 3 बार सुनोगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगा। कर्सरी देखोगे तो कम नॉलेज हो। आई होप कि यू विल लिसन मेनी टाइम। गुड विशेस फॉर टुमारोज एग्जाम। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 2 बैचेज जो मैंने आपको पहले बताया उसको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ। एक कंबाइंड बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप जेएमआई, साउ, सिपेट, एएमयू, सीपीजी ये सब एग्जाम दे रहे हैं। दूसरी जो 2 बैचेज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चल रही हैं, यूजीसी नेट जून बैच के लिए एक आईआर की सेपरेट है, सब्जेक्ट कोड 90, और पॉल साइंस की। यदि इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल आईडी ऑफ कोर्स बेटर होगा कि आप इसमें ना भेज करके आप जो है पॉल साइंस help@the rate of same पॉल साइंस help.in में भेजें। वैसे इसमें भी यदि आप भेजते हैं तो आपको रिस्पांस मिलेगा। और इसके लिए जेएमआई के लिए, अदर एग्जाम के लिए तो paulsciencehelp@the-gmail.com पे भेजें। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देने के, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यदि वो 1-2 लाइन में जवाब दे करके हो तो मुझे अच्छा लगता है आपके मेल को रिसीव करके। प्लीज बी इन टच एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस सेशन। बाय।